हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों बाल मनोविज्ञान जो कि दूसरा भाग है, उसका ये 8वां वीडियो है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मीन्स 9 भागों के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 3rd भाग को। व्याख्या। किशोरावस्था में हृदय की पल्स बीट 72 प्रति मिनट होती है। एक बालक कक्षा में पेंसिल पकड़कर लिखने में तथा पुस्तक के पेज पलटने में अक्षम है। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा उसके हस्त नियंत्रण में सुधार करने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए? उत्तर है तीसरा, यानी कागज को चरमराना एवं स्पंज को दबोचना। निम्न में से कौन सा संवेग शिशुअवस्था के प्रारंभिक काल में नहीं पाया जाता है? उत्तर है तीसरा, भय। जायसवाल के अनुसार निम्न में से किसे सामाजिक संवेग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? उत्तर है चौथा, क्रोध। 7-8 वर्ष के बच्चे सामाजिक मानदंडों के आधार पर अच्छे बुरे में भेद करने लगते हैं। यह बाल्यावस्था का कौन सा सामाजिक विकास है? उत्तर है पहला, नैतिक विकास। निम्नांकित में से कौन से अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं? उत्तर है चौथा, हाइपोथैलेमस। एक बालक में उच्च स्तरीय क्रोध संवेग है। शिक्षक द्वारा बालक के क्रोध संवेग को नियंत्रित करने हेतु कौन से माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी उसे मुक्केबाजी, क्रिकेट आदि खेल गतिविधियों में सम्मिलित करके। आगे बढ़ते हैं शेर की तरह। जिन संवेगों से विकर्षण पैदा होता है उन्हें कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, नकारात्मक संवेग। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? उत्तर है दूसरा, बौद्धिक विकास। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायर द्वारा क्या नाम दिया गया? उत्तर है तीसरा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्न में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? उत्तर है दूसरा, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? उत्तर है चौथा, बच्चे को टॉफी खाद्य पदार्थ देना। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? उत्तर है दूसरा, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है? उत्तर है तीसरा, वृद्धि एवं विकास से। निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? उत्तर है चौथा, सभी विकल्प सही है, यानी सांवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व एवं संज्ञानात्मक तत्व। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को डैश के नाम से संदर्भित किया जाता है? उत्तर है दूसरा, मेटाकॉग्निशन। डैश के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। खाली स्थान में सही नाम भरिए। उत्तर है पहला, बेरोन। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रधान के लिए निम्न में से कौन सी शैली उपयुक्त है? उत्तर है तीसरा, एकीकृत शैली। भावात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? उत्तर है पहला, बौद्धिक विकास के संदर्भ में। नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर है चौथा, यानी जीन पियाजे एवं
E.L. थॉर्नडाइक। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है। उत्तर है दूसरा, न्याय परिप्रेक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है? उत्तर है तीसरा, जड़ता दृढ़ता। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है। उत्तर है पहला, मूल्य। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर है दूसरा, नैतिक तार्किकता। निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता नहीं है? उत्तर है दूसरा, उत्तर है तीसरा, यानी प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? उत्तर है चौथा, नर्तक। अभिकथन ए, तर्क आर। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो अभिकथन ए है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, और तर्क आर है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोनों कथन सत्य हैं एवं आर ए की स्पष्टीकरण करता है। डैश विकास धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान से संबंधित है। उत्तर है तीसरा, संज्ञानात्मक। किसने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया? उत्तर है तीसरा, G.H. मिड। यह किसने परिभाषित किया? वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है समाजीकरण कहलाता है। उत्तर है पहला, H.M. जॉनसन। मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है। उत्तर है तीसरा, यानी स्नायु पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण। मोटर कौशल को गामा कौशल कहा जाता है। ये परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? उत्तर है चौथा, यानी केवल पहला गलत है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। दूसरा कथन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। तीसरा है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। चौथा है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा, अधिवास। पोषण, निद्रा एवं स्वास्थ्य शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अधिवास भी शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इसके अंदर दोस्तों सारे ही प्रभावित करते हैं, तो आंसर नहीं है इन ऑप्शंस के अंदर। शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है? उत्तर है दूसरा, अभिव्यक्ति के लिए। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी पाक भाषा विकास सुम्मेलित होगी विस्फोटक ध्वनियों से। पूर्व पारंपरिक स्तर सुम्मेलित होगा कोहलबर्ग से। उत्तरकालीन भाषा विकास सुम्मेलित होगा भाषा को समझने से। और अवधारणात्मक साधन सुम्मेलित होगा सामाजिक विकास से। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? इसका उत्तर है तीसरा, यानी क्रियात्मक स्तर, ऑपरेशनल लेवल। कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिकता विकास सिद्धांत सन 1969 में दिया तथा सन 1981 तथा सन 1984 में इसे संशोधित किया गया। उन्होंने मुख्यतः 3 स्तर तथा कुल 6 अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं का वर्णन निम्नांकित प्रकार किया। पहला, पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत प्री मॉरल लेवल 4 से 10 वर्ष तक। नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियमों, रीतियों आदि का पालन करना ही नैतिकता समझता है। कोहलबर्ग ने इस स्तर को 2 अवस्थाओं से विभक्त पाया है।
प्रथम अवस्था, यह अवस्था दंड तथा आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में बालक स्वयं की आवश्यकताओं तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा, परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में आकर बालक नैतिकता से संबंधित कुछ नियम स्वीकार कर लेता है अथवा समूह के नैतिक नियमों को अपना लेता है। अब वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र के हित में जो कल्याणकारी हैं उन्हें अपनाना चाहता है, अपनाने की सोचता है। इस स्तर को भी 2 अवस्थाओं में विभक्त किया है। तृतीय अवस्था, इस अवस्था में बालक समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे। दूसरों द्वारा स्वीकृत तथा अनुमोदित व्यवहार ही नैतिकता का आधार होते हैं। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में नियम, कानून तथा व्यवस्थाएं नैतिकता का आधार होते हैं। बालक के लिए वे कार्य व्यवहार नैतिक हैं जो समाज व राष्ट्र के नियम, कानून तथा व्यवस्थाओं के अनुरूप हों। अब तीसरा है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, परंपरागत सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल्स 13 से प्रौढ़ावस्था तक। इस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता के अपने स्वयं के नियम, अपने मूल्यों, धारणाओं तथा मान्यताओं के आधार पर बना लेता है। नैतिकता को स्वनैतिक सिद्धांत, सही और गलत के आधार पर आंका जाता है। इस स्तर को भी कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पंचम अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक संबंधों के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। इस अवस्था से वह मानता है कि कानून स्थिर नहीं होते हैं, समाज की भलाई के लिए उन्हें परिवर्तित तथा तोड़ा जा सकता है। षष्ठम अवस्था, यह सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था है। अब वह सार्वभौमिक नियमों के आधार पर स्वयं के नैतिक नियम बनाता है तथा उनका पालन करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं और बताई हैं। पहला, पूर्व नैतिक अवस्था, अमोरल स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा, स्वकेंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, 3 से 6 वर्ष तक। तीसरा, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। चौथा, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, इरेशनल कंसाइंशियस स्टेज, किशोरावस्था। आधार युक्त आत्मचेतनावस्था यानी रैशनल कंसाइंशियस स्टेज, प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। उत्तर है तीसरा, संवेदी प्रेरक, सेंसोरी मोटर। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज संबंधित है। उत्तर है तीसरा, कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? उत्तर है दूसरा, परंपरागत, कन्वेंशनल। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह है। उत्तर है तीसरा, परंपरागत। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं आती है? उत्तर है दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। ये नहीं आती, इसके अलावा तीनों आती है जो कि हैं पाक रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल, रूढ़िगत कन्वेंशनल और पश्च रूढ़िगत, पोस्ट कन्वेंशनल। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? उत्तर है पहला, गैर परंपरागत। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज नियमों पर आधारित होता है? उत्तर है दूसरा, पारंपरिक। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर द कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल बना रहता है। उत्तर है दूसरा, 10 से 13 वर्षों तक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। उत्तर है चौथा, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार।
कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग डेवलपमेंट को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया? उत्तर है तीसरा, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को। कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी सबसे पहले पूर्व नैतिक स्तर, फिर आएगा परंपरागत नैतिक स्तर और उसके बाद आत्म अंगीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्तर है दूसरा, नैतिक तर्कणा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर है तीसरा, यानी पश्च परंपरागत। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? उत्तर है पहला, भूमिका संदेह अभिमुखता। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास की अवस्था कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है? उत्तर है दूसरा, परस्पर एक रूप अभिमुखता। कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं? व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं। उत्तर है तीसरा, पूर्व परंपरागत। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, उसको जाना जाता है। उत्तर है दूसरा, नैतिकता का परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? उत्तर है तीसरा, यानी पश्च रूढ़िगत स्तर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर है तीसरा, अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। उत्तर है तीसरा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आपके भाई बहनों जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी की भी, उन सभी को ये वीडियो सजेस्ट करें जिससे कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।